जनूबी भारत के शहर चेन्नई की एक सुबह जब फिल्मी दुनिया की चकाचौंध अभी उस बच्चे के मुकद्दर से वाकिफ नहीं थी। एक घर में पैदा होने वाला लड़का खामोशी से अपनी आंखों में एक अलग दुनिया लिए बड़ा होने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन पर्दा स्क्रीन पे करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाएगा और फिर वही शख्स सियासत के मैदान में कदम रख के तमिलनाडु की तारीख का धारा बदल देगा। ये कहानी है जोसेफ विजय की, जिसे दुनिया थलापति विजय के नाम से जानती है। 22 जून 1974 को चेन्नई में पैदा होने वाला विजय एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जहां फन, कहानी और कैमरा रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थे। उसके वालिद एस ए चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के मारूफ हिदायतकार थे, जबकि उसकी वालिदा शोभा चंद्रशेखर गुलकारा और प्रोड्यूसर थी। घर में फिल्मी स्क्रिप्ट, मौसीकी और शूटिंग की गुफ्तगू आम थी, मगर उस माहौल ने उसको एक मगरूर या शोर मचाने वाला बच्चा नहीं बनाया। वो निस्बतन खामोश, मुशाहिदा करने वाला और जज्बात को अंदर रखने वाला लड़का था। उसकी जिंदगी का सबसे पहला बड़ा सदमा उस वक्त आया जब उसकी छोटी बहन विदिया कम उम्री में इंतकाल कर गई। यह हादसा उसके लिए सिर्फ खानदानी दुख नहीं था, बल्कि ये उसकी शख्सियत का रुख बदलने वाला लम्हा था। उसके करीबी लोग बाद में बताते रहे कि इस सानहे के बाद वो पहले से ज्यादा संजीदा, खामोश और खानदान के करीब हो गया। शायद यही वजह थी कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सी झिझक और सादगी हमेशा मौजूद रही। बचपन से लेके चीफ मिनिस्टर बनने तक का सफर इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, उसने इब्तदाई तालीम चेन्नई के मुख्तलिफ स्कूल्स में हासिल की। पढ़ाई में गैर मामूली ज़हीन तालिब इल्म नहीं था, मगर स्टेज, अदाकारी और लोगों को ऑब्जर्व करने में उसकी दिलचस्पी नुमाया थी। उसके वालिद ने जल्द ही महसूस कर लिया कि यह लड़का कैमरे से घबराता नहीं। चुनाचे बचपन ही में उसे फिल्मों में छोटे किरदार मिलने लगे। 8-9 साल की उम्र में वो पहली बार पर्दे पर नजर आया और ये वो दौर था जब तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े नामों का राज हुआ करता था। नए चेहरों के लिए जगह बनाना आसान नहीं था, मगर उसके वालिद ने उसे महज अपने बेटे के तौर पर लॉन्च नहीं किया, बल्कि सख्ती से तरबियत दी। शूटिंग पर देर से पहुंचने पर डांट पड़ती, डायलॉग याद ना होने पर दोबारा मेहनत करवाई जाती और सख्त मेहनत करवाई जाती। विजय बाद में कई बार कहता रहा कि उसके वालिद ने उसे कभी स्टार किड की रियायत नहीं दी। नौजवानी तक पहुंचते पहुंचते उसने बाकायदा हीरो बनने का फैसला कर लिया। 1992 में उसकी फिल्म नालाया थेरापुर रिलीज हुई। यह फिल्म कोई बड़ी कामयाबी नहीं थी। नाक़िदीन ने उसकी शक्ल, उसकी आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस पर तनकीद की। कुछ अखबारात ने तो यहां तक लिख दिया कि यह लड़का हीरो मटेरियल ही नहीं है। मगर यही वो लम्हा था जहां उसकी शख्सियत दूसरों से मुख्तलिफ दिखाई देने लगी। उसने रद्द-ए-अमल में शोर नहीं मचाया, इंटरव्यूज में गुस्सा नहीं निकाला, बल्कि खामोशी से अपना काम जारी रखा। फिर साल गुजरते गए और अगले चंद बरस के लिए मुसलसल जिद्दोजहद की, और पहली बार उसे पूफ ओनाकागा एक नर्म मिजाज रोमानवी हीरो के तौर पे अवाम के सामने पेश किया गया। इस फिल्म ने उसकी किस्मत बदल दी। तमिल नौजवानों ने उसमें एक ऐसा चेहरा देखा जो गुस्से से ज्यादा एहसास रखता था। फिर उसके बाद लव टुडे, कदलुको मेरे अधाई और फिर थुलादा मनानम थुल्लम जैसी फिल्में मजीद आती रहीं और वो घर घर पहुंचता रहा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह थी कि उसने इब्तदा में रिवायती एक्शन हीरो बनने के बजाय जज्बाती और खानदानी किरदारों से शोहरत हासिल की। उसकी फिल्मों में मोहब्बत, कुर्बानी, खानदान और इज्जत जैसे मौज़ूआत नुमायां होते थे। यही वजह थी कि खवातीन और नौजवान तबके में उसकी मकबूलियत गैर मामूली रफ्तार से बढ़ने लगी। फिर 2000 की दहाई आई और 2000 की दहाई आते आते उसने अपनी शख्सियत का दूसरा रुख दुनिया को दिखाया। वो रोमानवी हीरोइज्म से निकला और फिर एक बड़े मैस एक्शन स्टार के अंदर खुद को तब्दील किया। फिर उसकी एक मूवी आई गिली। उसने जनूबी भारत के सबसे बड़े फिल्मी नामों में उसे शामिल कर दिया। सिनेमा घरों में एंट्री सीन्स पे लोग सीटियां बजाने लगे, दूध चढ़ाने लगे। दीवानगी का आलम यह था कि कई इलाकों में उसके पोस्टर्स को मजहबी अकीदत जैसा एहतराम मिलने लगा। ये वो मरहला था
जब उसे थलापति का लकब दे दिया गया। तमिल जुबान में इसका मतलब तकरीबन सिपा सालार या कमांडर बनता है। वक्त के साथ यह लकब सिर्फ फिल्मी स्क्रीन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल साइन बनता चला गया। उसकी फिल्मों में एक तब्दीली रफ्ता रफ्ता नुमाया होने लगी। उसकी आने वाली फिल्में, उसमें उसके किरदार करप्शन के खिलाफ बोलने के, गरीबों के हुकूक की बात करने के, ताकतवर निजाम को चैलेंज करने के दिखाई देते रहे। जिसमें मर्सल उसकी फिल्म थी, मास्टर उसकी फिल्म थी, सरकार जैसी फिल्मों में सियासी इशारे इतने वाजे थे कि कई बार हुकूमती हलकों में बेचैनी पैदा होने लगी। खास तौर पे मर्सल में टैक्स निजाम और तिब्बी सहूलियात पर तनकीद ने एक सियासी बहस को जन्म दे दिया। वहीं से भारतीय मीडिया ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या विजय सियासत में आने वाला है, क्योंकि जनूबी भारत की तारीख में फिल्मी सितारों का सियासत में आना कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले एमजी रामचंद्रन जो है और जयालथा जो है, ये फिल्म से इक्तदार तक का सफर तय कर चुके हुए हैं। लेकिन विजय इब्तदा में खामोश रहा। वो बराह रास्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से गुरेज किया करता था, मगर उसके फैन क्लब में एक अलग मंजरनामा वजह होने लगा। वो सिर्फ फिल्मी पोस्टर लगाने वाले ग्रुप उसके फैन क्लब वाले नहीं रहे, बल्कि वो खून अतिया करने वाली मुहिम के हिस्सेदार बन गए, सैलाब ज़दगान की मदद करने लगे, समाजी सरगर्मियों में नजर आने लगे। और यही नेटवर्क बाद में उसकी सियासी ताकत की बुनियाद बना। सियासत में उसकी बाकायदा एंट्री किसी अचानक फैसले का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये वो रास्ता था जो बरसों पहले खामोशी से तैयार होना शुरू हो गया था। उसकी फिल्मों के डायलॉग तब्दील हो रहे थे, उसके किरदार तब्दील हो रहे थे, जलसों जैसी ऑडियो लॉन्च तकरीबात में उसके जुमले सियासी इशारों में तब्दील होने लगे थे। और तमिलनाडु की सियासत में मौजूद खला, नौजवान वोटर्स की बेचैनी और रिवायती जमातों से बढ़ती हुई थकन, ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता एक नए चेहरे के लिए जमीन तैयार कर रही थी। फिर 2018 और 2019 के दरमियान पहली बार यह तासुर मजबूत हुआ कि विजय सिर्फ फिल्मी मकबूलियत के ऊपर इक्तफा नहीं करेगा। उसी दौरान उसकी फिल्म सरकार आई, जिसने सियासी माहौल में हलचल पैदा कर दी। उस फिल्म के अंदर वोट, करप्शन और सियासी निजाम पे बराह रास्त गुफ्तगू हुई। उसी गुफ्तगू ने उसे महज अदाकार के दायरे से बाहर निकाल दिया। कई सियासी रहनुमाओं ने उस पर तनकीद की, मगर यही तनकीद उसके लिए एक सियासी पहचान बनती चली गई। फिर एक और अहम मरहला आया, जब उसका जो अपना फैन क्लब्स था, उसने उसको मुनज़्ज़म समाजी नेटवर्क में तब्दील करना शुरू कर दिया। जनूबी भारत में उसके हजारों फैन क्लब पहले ही मौजूद थे, मगर फिर उस फैन क्लब का काम सिर्फ फिल्मों की तशहीर नहीं रहा। खून अतिया कैंप्स, गरीबों में राशन तकसीम करना, कुदरती आफात में इमदाद पहुंचाना, तलबा की मदद करना, ये सब सरगर्मियां उसकी छवि को एक अवामी शख्सियत में तब्दील करने लगी। और यही वो चीज थी जिसने बाद में उसके सियासी ढांचे की बुनियाद रख दी। 2021 के बाद तमिलनाडु की सियासत में एक बड़ा खला वाज़े दिखाई देने लगा, क्योंकि जो उनके रहनुमा थे जयालिथा, अगर मैं नाम के अंदर गलती नहीं कर रहा, तो उनकी वफात के बाद वहाँ की जो तंजीम है और वहाँ की जो जमात है, एडमिक जिसे कहते हैं, AIADMK, वो अंदरूनी बहरान का शिकार थी। जबकि DMK जो जमात थी, वो अगरचे इक़्तिदार में थी, मगर नौजवान वोटर्स में वो जोश पैदा नहीं कर पा रही थी जो माजी में देखा जाता था। उसी माहौल में उसके जलसों, तकारीर और अवामी मुलाकातों पे तवज्जो बढ़ने लगी। विजय जो है, ये खुल के सियासत का ऐलान करने से पहले मुसलसल अवामी नब्ज देखता रहा। उसके बयानात में सिस्टम की तब्दीली थी, नौजवानों के हक की बात थी, शफाफ हुकूमत की बात थी, बदउनवानी के खिलाफ जंग जैसे जुमले नुमाया होने लगे। और ये वही अल्फाज थे जो तमिलनाडु के मुतवस्सत तबके और नौजवानों के अंदर बढ़ती बेचैनी की तर्जुमानी कर रहे थे। फिर वो दिन आया जब उसने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी जमात तामिलागा वेट्री कज़गम का ऐलान कर दिया। ये ऐलान सिर्फ एक सियासी जमात का कयाम नहीं था। टीवी के जो उसने बनाई है, ये तमिलनाडु की सियासत में एक नए दौर की दस्तक समझा गया और वेट्री का इसे लकब दिया गया। वेट्री यानी फतह। इस नाम के जरिए उसने अपने सियासी बयानिए को उम्मीद, तब्दीली और नई नस्ल के ख्वाबों के साथ जोड़ दिया।
इस ऐलान के फौरन बाद सियासी हलकों ने उसे संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। इब्तदा में बहुत से तजियाकारों ने कहा कि यह भी फिल्मी शोहरत का आर्जी इस्तेमाल होगा, मगर चंद ही महीनों में यह वाज़ेह होता चला गया कि उसकी हिकमत अमली दूसरी फिल्मी शख्सियात से मुख्तलिफ थी। उसने शोर शराबे की बजाय तंजीम साजी पे जोर दिया। गांव की सतह तक कमेटीज बनाई गई, नौजवानों के लिए अलग विंग बनाया गया, खवातीन को शामिल किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर एक इंतहाई मुनज़्ज़म डिजिटल मुहिम का आगाज कर दिया गया। उसकी सबसे बड़ी मकबूलियत या उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मकबूलियत नहीं बल्कि उसका एक जज्बाती कनेक्शन था। लोग उसे दहाइयों से अपने घरों में देख रहे थे। उसके फिल्मी किरदार, गरीब आदमी, ईमानदार उस्ताद, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले नौजवान और सिस्टम से टक्कर लेने वाले आम इंसान के गिर्द उसके किरदार सारे घूमते रहे थे और बचपन से लेकर जवानी तक लोगों ने उसे घर में देखा। और यही फिल्मी तासुर अब सियासी हकीकत में तब्दील होने लगा। 2025 के इख्तिताम तक उसकी जमात हैरान कुन रफ्तार से फैल चुकी थी। जलसों में नौजवानों का समंदर उमड़ के आने लगा। सियासी मुखालिफिन ने इब्तदा में उसे सिर्फ अदाकार कह के नजरअंदाज कर दिया, मगर जल्द ही उन मुखालिफिन को एहसास होने लगा कि यह रवायती फिल्मी सियासत नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म अवामी तहरीक बनती चली जा रही है। और इसी दौरान उसने अपनी तकारीर में मजहबी तकसीम से बुनियादी तौर पर फासला रखा। उसका फोकस मुकम्मल तौर पर रोजगार, तालीम, महंगाई, सेहत और बदउनवानी पर रहा। यही चीज शहरी तबके और पहली बार वोट देने वाले नौजवानों को उसके करीब ले आई। इंतखाबी जो मुहिम चल रही थी, उस दौरान एक दिलचस्प मंजर बार बार देखने में आया। उसके जलसों में लोग सियासी झंडों से ज्यादा उसकी फिल्मों के डायलॉग दोहराते थे। कई इलाकों में उसके पुराने फिल्मी मनाजिर को सियासी नारों की शक्ल दी गई। यूं फिल्म और सियासत की सरहदें एक दूसरे में घुल मिल गई। जब 2026 के असेंबली इंतखाबात हुए तो इब्तदा के अंदर किसी को यकीन नहीं था कि उसकी जमात इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना शुरू कर देगी। नताइज जब आना शुरू हुए तो सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरा भारत हैरान हुआ। कई बड़े सियासी खानदान शिकस्त खा गए। रिवायती जमातें जो बरसों से बरसर इक़्तिदार थीं या सियासत के अंदर थीं, उनके मजबूत कले टूट गए और नौजवान वोट बड़ी तादाद में विजय की जमात के हक में निकल आए। उसकी जमात टीवीके ने 100 से जायद नशिस्तें हासिल करके सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया। इत्तेहादी हिमायत मिलने के बाद हुकूमत बनाने की राह हमवार हो गई। भारतीय मीडिया ने उसे तमिल सियासत का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट करार दिया। फिर वो लम्हा आया जिसने उसके पूरे सफर को एक नई शनाख्त दी। 10 मई 2026, चेन्नई का मकाम, हजारों लाखों लोगों का मजमा, दूर तक कतार दर कतार लोग मौजूद, कैमरों की चमक, नारों का शोर और तारीखी तवक्कुआत के दरमियान उसने तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ उठाया। यह सिर्फ एक अदाकार का इक़्तिदार तक पहुंचना नहीं था, बल्कि जनूबी भारत की उस रिवायत का नया बाब था जहां सिनेमा सिर्फ तफरीह नहीं रहा, बल्कि वो अवामी शऊर, जज्बात और सियासत की ताकत में तब्दील हो चुका है। हलफ उठाने के बाद जब वो पहली बार वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठा तो उसके सामने सिर्फ फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी रियासत की हकीकत। कर्जों में डूबी हुई मईशत, बेरोजगारी का बढ़ता हुआ दबाव, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेइंतहा फैले हुए मसाइल, पानी का उबलता हुआ बहरान, तालीम की कमी और सेहत के चैलेंजेस। यही वो लम्हा है जहां थलापति को पहली बार हकीकी इक्तदार की पेचीदा दुनिया का सिपा सालार बनना। देखिए उसके नताइज क्या रहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।